स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी एक खबर आपके ट्रेंड्स पर है, और वो किसके लिए खबर ट्रेंड्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए। यानी अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बिहार से तो आपको पता होगा कि आपको पेपर्स में अपडेट मिल रहा होगा कि अब आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 सालों का हो गया है, सीबीएसई सिस्टम के तहत हो गया है। साथ में आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको नई शिक्षा नीति के बारे में पता नहीं होगा कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। ये नई शिक्षा नीति क्या है, ये 4 वर्ष के आपके ग्रेजुएशन क्या है, और ये ग्रेजुएशन में क्या सिस्टम है, कैसे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, और क्या चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाली है, ये क्या चीज़ें आपके लिए इजी होने वाली है, ये आगे टाइम के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या, और ये नई शिक्षा नीति से ये 4 साल के ग्रेजुएशन का क्या ताल्लुकात है, और ये 4 साल का ग्रेजुएशन में क्या चीज़ें बदलती है। यानी अभी का जो 3 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है उसमें और 4 साल के ग्रेजुएशन में होने वाले सिस्टम में क्या मेजर डिफरेंस है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ों पे बहुत ही लंबा शोध किया। मैं ये जो सारे कंटेंट है, ये जो सारे क्वेश्चंस है, ऐसा मैंने लंबा खासा अच्छा खासा सर्च किया है। मैंने यूट्यूब को खंगाला, मैंने गूगल पे खंगाला, इसके बाद अंत में जाकर के मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक 108 पेज का मेरे को PDF मिला, जो कि क्या था, नई शिक्षा नीति 2020 थी। यानी ये जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हुई थी कब, ये नई शिक्षा नीति का जो अध्यादेश है वो कब आई थी, वो 2015 में फर्स्ट टाइम आई थी, और इसे पारित किया गया था कब, जुलाई 2020 में। यानी जुलाई 2020 में इसे पारित किया गया, और अभी देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में इसे अप्लाई होते होते कब हो गया, आपका 2023 हो गया। अगर बात करें नई शिक्षा नीति के बारे में है क्या और इसके बेसिक क्या है, जिसके बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा, इसके बाद डिस्कस करूंगा अपने 4 साल वाले ग्रेजुएशन को लेकर के, क्योंकि मैं आपको अपडेट देता हूं ग्रेजुएशन या कह सकते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अपनी बात बेसिक लेवल की होगी नहीं, क्योंकि जो अपना नई शिक्षा नीति है वो चलती है, एक मेन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के क्या है, 5+3+3+4, यानी 5+3+3+4 इस पॉलिसी पे चलती है। यानी कह सकते हैं अगर आप ऐड कीजिएगा तो 5 3 8 होते हैं, 8 3 11 होते हैं, 4 15, यानी 5+3+3+4 के पॉलिसी पर नई शिक्षा नीति काम करती है। हालांकि इससे आपको क्या मतलब है या नहीं मतलब है, मैं आपको पूरा कंप्लीट समझा ही देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके। और जितने भी सर आपके मन में क्वेरीज हो, आप क्वेरीज के रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम आपके क्वेरीज पे काम कर सके, और क्वेरीज पे काम करने के बाद आपके लिए प्रॉपर वीडियोस लाया जा सके, ताकि आपके क्वेरीज को सॉल्यूशन मिल सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी और अच्छी खासी शोध की गई है। इसके बाद मैं आपके लिए सारी चीज़ों को आसान कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है अपनी नई शिक्षा नीति। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि नई शिक्षा नीति की कब जो फर्स्ट टाइम ये जो डिस्कशन में आया था वो आया था 2015 में। इसके बाद इसको लागू होते होते, इसको अध्यादेश बनते बनते हो गया टाइम आपका जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में ये जो आपका जो सिस्टम है, ये जो पारित किया गया, ये अपने पारित किया गया केंद्र सरकार के स्तर पे, लेकिन हर स्टेट को बताया गया कि आप नई शिक्षा नीति को अपनाइए। नई शिक्षा नीति के बारे में बात की जाए तो नई शिक्षा नीति एक प्रकार की नीति थी जिससे स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो। क्योंकि नई शिक्षा नीति इसलिए बनाया गया क्योंकि बिहार या फिर और भी अदर स्टेट, या कह सकते हैं इंडिया लेवल पे लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस थी वो लगातार बढ़ रहे थे, और जो आज का ज़माना है वो मशीनों पे ज़्यादा निर्भरता रह रही थी। वो इसलिए क्योंकि मशीनों के पास हाईटेक इन्फॉर्मेशन होता है और अच्छे काम करने की कैपेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू इंसान। यानी एज़ कम्पेयर टू कह सकते हैं कि पर्सन से ज़्यादा कैपेबिलिटी मशीनों में थी, क्योंकि उसके पास हाई टेक्निक थे, बट इंसान के पास हाई टेक्निक नहीं था, जिसके कारण से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और ये सारी देशों पर शोध किया गया। नई शिक्षा नीति को बनाने से पहले कई सारे देशों की नीति पर शोध की गई कि आखिर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है। पता चला कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है जिसके कारण से वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना हो। मतलब कहने का कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स को कुछ अदर सेक्टर्स में भी इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी में, तो अगर आपकी रुचि अगर हिंदी के साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस में है, या फिर डाटा साइंस में है, या फिर आपके कंप्यूटर में है, और अगर आपको ये सारी चीज़ों का अगर इन्फॉर्मेशन एक साथ दिया जाए उसी टाइम पीरियड में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहिएगा, आगे चल करके बेरोजगार नहीं होइएगा। अगर आपको हिंदी से सक्सेस नहीं मिलता है तो मे बी ये सारे फील्ड में सक्सेस मिल सके।
और ये बहुत ही शोध का विषय था। कारण है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय हो या तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जितने भी सारे पुराने जो विश्वविद्यालय थे या जो पुराने ऋषि थे या पुराने जो कह सकते हैं जो मैथमेटिशियन है, फिजिस्ट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन के बारे में या आपने नाम सुना होगा न्यूटन के बारे में। तो आपको पता है न्यूटन ने मैथ पर भी काम किया, फिजिक्स पर भी काम किया। सेम तरीके से जितने भी सारे जो पुराने जो वैज्ञानिक थे वो कई सारे फील्ड पर काम करते थे, चाहे वो शोध का काम हो, खगोल विज्ञान का काम हो, मैथ का काम हो, फिजिक्स का काम हो। यानी उनके चॉइस ऑफ इंटरेस्ट से चीज़ों को डिसाइड किया जाता था। मतलब अभी का जो सिस्टम है, अभी तक जो आपने पढ़ा है, उसमें आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स लिया तो आपको मैथ या केमिस्ट्री में ही से कोई सब्सिडरी लेना है और यही आपको पढ़ना है। ये एक ज़बरदस्ती की सिस्टम थी। तो इसमें स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट एज कम्पेयर जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। तो जैसा कि पुराने मैंने आपको नाम बताया कि वैज्ञानिक जो भी पुराने वैज्ञानिक थे वो उनके माइंड पर होता था कि मैं अगर मैथ के ये कैलकुलेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं खगोल विज्ञान पर भी ध्यान दूंगा, मैं पर्यावरण पर भी ध्यान दूंगा। और वैसी स्थिति में पाया गया कि उनमें हाई डेवलपमेंट हुआ। और आज के टाइम में बहुत कम ही हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो आर्यभट्ट बनते हैं या फिर अपने न्यूटन बनते हैं। इसका मेन कारण है कि चॉइस ऑफ इंटरेस्ट को आज के टाइम में ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारी सिचुएशंस को समझते हुए भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाती है और उसमें पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के हितों की बात की जाती है कि अगर स्टूडेंट्स के मन में जो चलेगा यानी स्टूडेंट्स का जो चॉइस होगा उसे ही पढ़ाया जाएगा और वो जब चाहे इस पढ़ाई को छोड़ भी सकता है। ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि बेनिफिट मिला। यानी नई शिक्षा नीति में एंट्री एंड एग्जिट के कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसा आप एग्जिट लीजिएगा वैसा आपके पास क्रेडिट पॉइंट मिलेगा और उसी हिसाब से आपको डिग्री मिलेगा। तो ये तो बात हो गई नई शिक्षा नीति की क्या बेसिक थी, कैसे नई शिक्षा नीति आने की ज़रूरत पड़ी। और नई शिक्षा आने की जो मेन नीति थी वो क्या थी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, यानी बेरोज़गारी कम हो, रोज़गार की वो अवसर ज़्यादा उत्पन्न हो, चाहे वो रोज़गार वो अपने जॉब सेक्टर में हो या बिजनेस के सेक्टर में हो या किसी भी डेवलपमेंट के सेक्टर में हो। तो ये तो बात होगी अपनी कि रोज़गार की नीतियों को डेवलप करने के लिए यानी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इसके लिए बात की गई। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए मैंने ये वीडियो सेटअप किया कि आखिर ये नई शिक्षा नीति बिहार में क्या है, ये समझिए। पहली बात समझ लीजिए कि ये जो शिक्षा नीति थी उसके दो पार्ट थे। ये तो बात अपनी ग्रेजुएशन के लिए हुई थी, लेकिन बताया गया था जो हायर ग्रेजुएशन का सिस्टम है आप उसमें लाइए CBCS सिस्टम। ये पहले ही बात की गई थी 2020 में ही, और पटना यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी जो CBCS सिस्टम को लागू की थी। हालांकि CBCS सिस्टम की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, यह नई शिक्षा नीति का कह सकते हैं एक बस पार्ट था। बट जो ये जो CBCS सिस्टम है वो पहले से काम कर रही थी अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जिसे CBCS सिस्टम को कहते हैं क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, यानी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं सेमेस्टर वाइज सिस्टम। यानी जो आपका पूरा ग्रेजुएशन होगा वो आपके क्रेडिट पॉइंट पे काम करेगा। मतलब जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आपको उसके लिए क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलते जाएगा। तो ये तो थी पहले से सिस्टम, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते थे। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं मैथ में, तो मैथ एक आपका मेन पेपर हो जाता था जिसे हम लोग कहते हैं CBCS सिस्टम में कोर पेपर। कोर पेपर के साथ साथ में जो आपका सब्सिडरी पेपर होता है उसे वहाँ कहा जाता है इलेक्टिव पेपर, यानी जो आपका मन करे आप उसे चूज़ कीजिए। तो ये जो सिस्टम थी CBCS की वो पहले से थी, लेकिन अभी का जो आ रहा है नई शिक्षा नीति जो बिहार में जो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, इसके बारे में अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो ये बातें मेन जो पॉइंट है ये समझिए। बिहार में अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 सालों से होगा, और बिहार में भी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ 4 सालों का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू हुआ है ये समझिए। चूँकि ये जो नीति थी वो राष्ट्रीय स्तर पर थी, तो राष्ट्रीय स्तर पे तो लागू हो गया था, लेकिन बिहार के जो राज्यपाल है यानी जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ के, वो इसको अनाउंस नहीं किए थे। तो बिहार के जो चांसलर है वो हाल के टाइम में ही 2 दिन पहले, यानी कह सकते हैं आज आपका डेट हुआ है, आज के बारे में आप जानते हैं कि आज आपका 16 अप्रैल है, यानी 2 दिन पहले लगभग 13 अप्रैल के आसपास में वो बैठक करते हैं और बैठक करके बताते हैं बैठक में किनको किनको बुलाते हैं। कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के जो VC यानी वाइस चांसलर है उनको बुलाते हैं और उनके साथ बैठक की जाती है कि नई शिक्षा नीति को लागू करना है और ये सारे इसके स्टेप, और इसके बाद इसे डिसाइड कर दिया जाता है और इसे अनाउंस कर दिया जाता है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है बिहार के जहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू की है। ये मैंने आपको बता दिया कि CBCS सिस्टम एक अलग है और नई शिक्षा नीति एक अलग है। CBCS सिस्टम को ही डेवलप किया जाता है, यानी CBCS सिस्टम को मतलब क्रेडिट बेस्ड, और ये पहले
बिहार में के पटना यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लागू हुई सीबीएसई सिस्टम यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, लेकिन वहाँ पर भी 3 साल के लिए ही था। यानी 3 साल करने का मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, यानी टोटल 6 सेमेस्टर। पटना यूनिवर्सिटी में भी सीबीएसई सिस्टम 2022 से ही लागू हुआ, यानी 22 से 25 का बैच उनका 3 साल का था, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम था। और उसमें जो ग्रेजुएशन था वो सेमेस्टर वाइज था, यानी 6 महीने का एक सेमेस्टर, तो यानी टोटल 6 सेमेस्टर के फॉर्म में 3 साल में ही ग्रेजुएशन खत्म हो रहा था। लेकिन अब जो बिहार में सिस्टम आ रहा है वो है 4 साल का ग्रेजुएशन 8 सेमेस्टर में खत्म होगा और 8 सेमेस्टर के लिए क्रेडिट पॉइंट बनाए जाएंगे। हालांकि कितना क्रेडिट पॉइंट बनाया जाएगा एक सेमेस्टर के लिए, कितना आपको पास लाने के लिए क्रेडिट पॉइंट चाहिए, ये सारी चीज़ों पर भी काम चल रही है। नया पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, सिलेबस बनाया जा रहा है, सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो बिहार के जो चांसलर हैं यानी जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, वो भी बिहार के क्या है चांसलर है यानी राज्यपाल हैं। और वो क्या करते हैं, बैठक करते हैं। बैठक के बाद डिसाइड किया जाता है कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इसके बाद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, इसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें क्या होता है ये सारी चीज़ों को लागू किया जाता है। यानी बिहार में टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे ये जो सिस्टम है अपनी सीबीएसई सिस्टम को इसको लागू किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब अभी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार के कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में सीबीएसई सिस्टम 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसमें आती है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एंड एक आपकी दरभंगा, एक आपकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। यानी 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 4 सालों का ग्रेजुएशन वाला सिस्टम लागू हुआ है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम होता है वो 5 यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहा है इसी सेशन से, यानी 2023 से 27 में। यानी 2023 के बाद अगर 2023 में अगर आप एडमिशन लीजिएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, चाहे अपनी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में या फिर अपनी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, तो आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। 4 साल के ग्रेजुएशन वाले सिस्टम में ध्यान रखना है 8 सेमेस्टर होगा। 8 सेमेस्टर के लिए पॉइंट डिसाइड किए जाएंगे कि एक सेमेस्टर में कितना क्रेडिट पॉइंट होगा। लेकिन सबसे मुख्य बातें हैं कि जब आप एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन लेने के टाइम में एक तो आपका मेन पेपर बनेगा, लेकिन मेन पेपर बनने के बाद आपके पास कई सारे ऐसे पेपर्स होंगे इलेक्टिव के फॉर्म में, चॉइस के फॉर्म में, जो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि इसका मेन मोटो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट में कमी करना। वो कैसे, ये समझिए। मान लेते हैं कि आपका चॉइस है कि मैं मैथ ऑनर्स लेकर के पढ़ूँ, ठीक है। तो मैथ ऑनर्स लेने के साथ साथ में एक बच्चा के माइंड में होता है कि नहीं, अगर मुझे मैथ, अगर मेरा कंपटीशन नहीं निकला या मैं जनरल कंपटीशन नहीं करूँगा तो मैं बीपीएससी की तैयारी करूँगा। तो उसका चॉइस होता है कि नहीं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ता या हिस्ट्री भी पढ़ता तो मैं अपनी बीपीएससी की तैयारी सही तरीके से कर सकता। मतलब अगर वो मैथ लेता ऑनर्स के फॉर्म में और अगर वो सब्सिडी के फॉर्म में एज ए रखना चाहता पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स को, अगर ये ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल रहते तो वो बीपीएससी भी कर सकता था। तो इसी बातों का ध्यान रखा गया है। यानी अगर आप मैथ ऑनर्स करते हैं, चाहते हैं कि आप सब्सिडरी में या इलेक्टिव, सब्सिडरी नहीं कर सकते, अब इसका नाम होगा इलेक्टिव पेपर। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्टिव पेपर के रूप में आप कोई यानी कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा कोई ऑनर्स पेपर कुछ और रहे, इलेक्टिव पेपर कुछ और रहे, मतलब मेरा साइंस का पेपर ऑनर्स रहे और मेरा आर्ट्स का पेपर आर्ट्स का पेपर मेरा इलेक्टिव फॉर्म के पेपर में रहे, तो वो इस बार से लागू है। साथ में इस बार में कई सारे आपको अदर कोर्सेज करने के भी ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपका पर्यावरण साइंस है, डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मतलब कह सकते हैं ढेरों सारी आपको अदर कोर्सेज करने का भी आपको ऑप्शंस मिलता है। तो आप अदर कोर्सेज में भी अपने चॉइस को रख सकते हैं। यानी जब आप एडमिशन लीजिएगा तो ये बात समझ लीजिए 8 सेमेस्टर में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। पॉइंट आपको मिलता है हर सेमेस्टर का, और इसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के भी ऑप्शन मिलते हैं। यानी कहने का मतलब जो आपका ग्रेजुएशन है वो आप नहीं भी कंप्लीट करते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन है, मान लेते हैं 1 साल करते हैं तो आपको कुछ और डिग्री मिलती है, 2 साल करते हैं तो कुछ और डिग्री, 3 साल करते हैं कुछ और डिग्री, 4 साल करते हैं कुछ और डिग्री। क्योंकि पहले के सिस्टम में अगर आपने 3 साल नहीं किया तो आपका ग्रेजुएशन बेकार हो गया, आप पार्ट 1 होकर के कुछ भी नहीं करते थे, आपका समझिए वो ग्रेजुएशन का टाइम ही बर्बाद हो गया। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं है। अगर आप पार्ट 1 मतलब कहने का मतलब 1 साल कंप्लीट कीजिएगा उसके लिए डिग्री है, 2 साल कंप्लीट कीजिएगा उसके लिए डिग्री है, यानी हर साल के लिए अलग अलग डिग्री रखा गया है। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से साल के लिए क्या डिग्री रखा गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट में किया हूँ, कलेक्ट करने के बाद आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोर्सेज के बारे में बात कीजिएगा तो अगर आप जो आपका कोर्स है वो आपका कितना है, टोटल 8 सेमेस्टर का। 8 सेमेस्टर में अगर आप 4 सेमेस्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी अगर आप 2 साल के कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यूजी के डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यानी अगर आप 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, 4 साल में 8 सेमेस्टर, अगर आगे का 4 सेमेस्टर कर लीजिएगा तो आपको कौन सा मिलेगा, आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी का डिप्लोमा। अगर आप 6 सेमेस्टर कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको,
अगर आप 6 सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको स्नातक का डिग्री मिलेगा, और अगर 4 साल के पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको तो ऑनर्स मिलेगा, यानी ऑनर्स के साथ स्नातक। ऑनर्स के साथ में स्नातक के साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको शोध का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी जो 4 साल का कोर्स है उसमें आपको लास्ट के टाइम में शोध भी कराया जाएगा, रिसर्च भी कराया जाएगा। जैसे अगर आप साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं तो साइंस के फील्ड में आपको रिसर्च करवाया जाएगा, अगर आप आर्ट्स के फील्ड में कर रहे हैं तो आर्ट्स के फील्ड में रिसर्च कराया जाएगा। यानी ये जो आपका सिस्टम है वो किस पे काम करेगा, क्रेडिट पॉइंट पे काम करेगा, और एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो आपके क्रेडिट पॉइंट का ध्यान रखेगी। यानी आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज वाले क्या करेंगे, बताएंगे उस संस्था को कि ये बच्चा है जो ये 4 साल के सेमेस्टर को, मतलब 4 सेमेस्टर को कंप्लीट किया है, और इतना पॉइंट आपके कॉलेज वाले वो पॉइंट देंगे। उसके बाद वो जो संस्था होगी जिसका नाम अभी कुछ क्रेडिट बैंक ऐसे करके नाम रखा जा रहा है, वो क्या करेगी, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। करने का मतलब अगर आप 4 सेमेस्टर कीजिएगा तो यूजी डिप्लोमा, 6 सेमेस्टर कीजिएगा तो ग्रेजुएशन, और अगर आप 8वां सेमेस्टर कीजिएगा तो आपको ऑनर्स ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्था है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना, ताकि क्या हो, बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और जो आपका मन करे वो पढ़िए, ज़बरदस्ती इस बार नहीं पढ़िएगा। अगर आपका मन करे साइंस लेने का भी तो साइंस भी लीजिए, मन करे कला लेने का, आर्ट्स लेने का आर्ट्स कीजिए, डिज़ाइनिंग तो डिज़ाइनिंग लीजिए। और इस बार के सिस्टम में तो हालांकि एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से ले रही है। अगले बार के एडमिशन के सिस्टम में केंद्रीयकृत प्रणाली है, यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। जैसे अभी आप जानते हैं जितने भी भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेने के लिए अभी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जरिए से आप सारे कॉलेजेज में जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही टेस्ट देकर के एडमिशन लेते हैं। सेम प्रोसेस से अगले बार बिहार में भी ये लागू होने वाला है। चाहे आप ललित नारायण यूनिवर्सिटी लीजिए, नालंदा ओपन में लीजिए, पाटना में लीजिए, पाटलिपुत्र में लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना रहे, अगले बार से आपको एक फॉर्म भरना और एक ही फॉर्म के बाद आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद जैसा आपका नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस बार आपको एडमिशन ले ही लेना चाहिए। अगर आप इस बार एडमिशन लेने से चूक जाते हैं तो आगे चीज़ें और भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आगे आप उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा और भी कंपटीशन बढ़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा, बहुत से बहुत कोशिश कीजिएगा कि इसी बार आप एडमिशन ले लें, आगे का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। अभी चीज़ें थोड़ी सी सिंपल भी है, अभी चीज़ें थोड़ी सी सरल भी है, आगे आप जितना लेट कीजिएगा उतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि और भी हमारे शोध चल रहे हैं और भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चलता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करते रहूँगा। तो अभी के सेमेस्टर वाइज में मैंने आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताया है कि 4 जगह 5 जगह आपका सेमेस्टर वाइज लागू हो गया है, मतलब CBSE सिस्टम 4 साल वाला ग्रेजुएशन लागू हो गया। कौन कौन सा, पटना, पाटलिपुत्र, नालंदा, वीर कुंवर, ललित नारायण, साथ में ये भी मैंने आपको बताया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट होगा, पॉइंट मिलेगा आपको। इसके बाद अगर आप कोर्स कंप्लीट पूरा 4 साल का नहीं करते हैं तो उसके अनुसार सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। और नई शिक्षा नीति के बारे में भी मैंने आपको बात किया। हालांकि ये जो जब सिलेबस तैयार होता है, अभी सिलेबस तैयार हो रहा है और जैसे सिलेबस तैयार होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। बट ये बात तो फिक्स है कि इसी बार से CBSE सिस्टम लागू होने वाला है और अभी CBSE सिस्टम 5 जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे लागू होगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हालांकि हमारे डिस्कशन भी और भी बाकी है, बहुत सारी इस पर डिस्कशन करना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट होने वाली है और इसके क्या सिलेबस रहेंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या इलेक्टिव पेपर होगा, क्या कोर पेपर होगा, अभी बहुत सारा डिस्कशन इस पर बाकी है। तो आगे आने वाले टाइम में हम हमेशा आपके साथ डिस्कशन को लेकर के मौजूद रहेंगे। तो आशा करेंगे कि आपके लिए छोटा सा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।